गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करा हुआ था। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम हमारा जो पॉइंट ऑफ मेन डिस्कशन था, हम लोग सबसे पहले क्या सीखा था? एनुअल रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था कि एनुअल रिपोर्ट होता क्या है। एनुअल रिपोर्ट में टोटल कितनी चीज आते हैं? 7। कौन कौन सा? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, फिर बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है, नोट्स टू अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है और साथ साथ सेगमेंट रिपोर्ट आता है। ठीक है ना? इतना बात कल हम लोगों ने सीखा हुआ था। फिर हमने ये भी सीखा हुआ था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कैश के पोजीशन को जस्टिफाई कर पाएं और ये भी जस्टिफाई कर पाएं कि जो भी कैश का इनफ्लो है या या फिर जो भी कैश का आउटफ्लो है वो कितना इफेक्टिवली बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है। उससे भी ज़्यादा फिर हम लोग एक और सीखा था कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कैश का फ्लो होता है वो नॉर्मली 3 सोर्स से होता है। हम लोग उसको 3 एक्टिविटी में क्लासीफाई करते हैं। पहला हमारा एक्टिविटी कौन सा होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो बाय द व्हाट? कैश की इनफ्लो, कैश की आउटफ्लो बाय द मेन सोर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब जिस पर्पस के लिए बिजनेस का सेटअप हुआ है उस पर्पस से किसी भी तरह का कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम नाम से। उसको आप किस नेम से पुकारेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नेम से पुकारेंगे। ठीक है ना? फिर आपका कौन सा होता है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिजनेस के एसेट्स, फिक्स एसेट्स से रिलेटेड, चाहे वो टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो, उसके कारण से किसी भी तरह का कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो आता है तो आपका क्या कहलाता है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। फिर आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, जो बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंजेस होने के कारण से कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो होता है। यहाँ पे कैश का मीनिंग सिर्फ कैश नहीं होता। कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज और करंट इन्वेस्टमेंट। या फिर और आगे हम लोगों ने सीखा हुआ है कि बिजनेस का कैपिटल, ये जैसे मान लो सेल ऑफ गुड्स हो जाए, परचेज ऑफ गुड्स हो जाए, ये सारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है ना? बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर से, सॉरी, बिजनेस के क्या बोलते हैं आप, फिक्स एसेट से रिलेटेड कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में आता है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर आप वन बाय वन लिखेंगे, फिर आगे हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या होता है बताओ? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बनाएंगे इनफ्लो, आउटफ्लो। ठीक है? इसमें आप क्या क्या लिखेंगे बताइए तो? सेल ऑफ गुड्स कहिए या फिर इन्वेंट्रीज कहिए। ठीक है? दूसरा, नहीं नहीं, अदर ऑपरेटिंग इनकम कहिए या फिर रिसिप्ट फ्रॉम सर्विस, रिसिप्ट्स फ्रॉम फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड। मतलब मान लीजिए मेरा काम सर्विस देना हो तो उससे जो हमारा कैश का फ्लो हो रहा है तो वो कैश इनफ्लो है और वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। आउटफ्लो की बात करते हैं। आउटफ्लो में आपका क्या क्या आएगा बताओ? परचेज ऑफ गुड्स आएगा,
परचेज ऑफ गुड्स कहिए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कहिए, रेंट पेड कहिए। परचेज ऑफ गुड्स हो जाए या फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो जाए, रेंट पेड हो जाए, और भी किसी तरह का अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कह सकते हैं, हैंडलिंग चार्ज कह सकते हैं। अब ज़्यादा नहीं लिखेंगे, एटीसी लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो आपने क्या देखा सर, एक इसमें एक और लिख ही लो तुम ताकि कंफ्यूजन ना हो। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, ये सारा आपका, ये जो है आपको दिख रहा होगा, मैंने प्रॉपर लिख दिया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो। ऑपरेटिंग आपको पता है मेन सोर्स ऑफ, मेन सोर्स के कारण से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेन सोर्स में जो भी आपका, मान लीजिए गुड्स बेचते हैं, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो सर्विस रेंडर करके जो पैसा आपके पास आता है, किसी तरह का रेसिप्ट अगर आप लोग करते हैं सर्विस के थ्रू, या फिर कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग इनकम हो जाए, या फिर कभी आपने उधार में सामान बेचा हुआ है, वो पैसा आपके पास रिकवर हो जाए, पैसा आ जाए, डेटर्स आपको पैसा दे दे, तो आपका क्या कहलाता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये आपका कहलाता है इनफ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर हम लोग आउटफ्लो की बात करते हैं कि जिस मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सोर्स में जो पैसा बाहर जाता है, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स आपने परचेज किया हुआ है, अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप देखे होंगे सर, नॉर्मली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में मैक्सिमम जो आपको दिखता है वो आपका क्या दिखता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही होता है। कोई भी तरह का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट करे तो वो आउटफ्लो में जाएगा, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो जाए, हैंडलिंग एक्सपेंसेस आ जाए, वो सारा का सारा कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होगा। क्लियर? किसी कुछ दिक्कत है तो पहले पूछ लो, नहीं ना? जो पैसा, अब दूसरा हम लोग चलते हैं आगे, कैश फ्लो फ्रॉम वाटर, कौन सा एक्टिविटी में, बी नंबर पे आ जाइएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसमें हम लोग दो बनाते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब जिस सोर्स से पैसा आता है, ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बेच कर जो पैसा हमारे पास आ रहा है, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इसको आपने बेच दिया, इससे जो आपके पास कैश कैश आ रहा है। रेंट रिसीव, रेंट आपको क्यों मिलता है, क्योंकि आपके पास एसेट्स होता है, रेंट रिसीव हो जाए। डिविडेंड
रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो सब कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगा, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। अगर हम लोग आउटफ्लो की बात करते हैं तो क्या लिखा है बताओ? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। परचेज ऑफ व्हाट? इंटेंजिबल एसेट्स। ये किसमें आपका आएगा बताओ? कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कोई इशू? सॉरी, कैश फ्लो आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट नहीं, ये बाय मिस्टेक हो गया था तो काफी कर देते हैं। अब ठीक है, कोई इशू? याद रखिएगा, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव किस में जाएगा आपका? कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो इनफ्लो होगा वहां पे आपको ऐड करना है, जहां पे आउटफ्लो होगा वहां पे आपको लेस करना है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। जहां भी कैश का इनफ्लो होगा आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करेंगे, और जहां भी कैश का आउटफ्लो होगा वहां पे आप क्या करेंगे? लेस करेंगे। श्योर? चलो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। लीजिए ना फोटो। चलिए थर्ड नंबर में आइएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोले तो कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें भी हम लोग बनाते हैं। ये आपका क्या है बताओ? इनफ्लो है। ये आपका क्या है? आउट फ्लो है। ठीक है, क्या क्या होगा अभी बताओ? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो जाए, इशू ऑफ डिवेंचर्स हो जाए। पक्का ना? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाए, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो जाए, इशू ऑफ डिवेंचर्स हो जाए। लोन रेज, अगर लोन मैंने लिया हुआ है ये भी हमारा कैश इनफ्लो होगा। ठीक है, इक्विटी शेयर इशू किया, पैसा आया, इनफ्लो ऑफ कैश। प्रेफरेंस शेयर इशू किया, पैसा आया, इनफ्लो ऑफ कैश। इशू ऑफ डिवेंचर इशू करा, पैसा आया, इनफ्लो ऑफ कैश। लोन लिया, पैसा आया, इनफ्लो ऑफ कैश। याद रखिएगा, आपने कभी कभी पहले बचपन में पढ़ा होगा क्या? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो उस केस में उस तरह का अगर किसी उस तरह का अगर सिचुएशन आता है तो वहां पे आपका इनफ्लो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर हम लोग बात करते हैं कौन सा? आउटफ्लो में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो जाए, रिडम्पशन ऑफ
प्रेफरेंस शेयर्स हो जाए, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो जाए। सर इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन नहीं होता, इस बात को दिमाग में रखिए, कभी ऐसा आपको मौका नहीं मिलेगा कि आपको इक्विटी शेयर को रिडीम करना पड़ेगा। लोन का रीपेमेंट हो जाए, लोन का आपने रीपेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, ये आपका क्या कहलाता है बताओ? कैश आउटफ्लो। कोई इश्यू नहीं ना? तो प्रेफरेंसेस का रिडम्पशन करा, डिवेंचर का रिडम्पशन करा, लोन का रीपेमेंट करा, इंटरेस्ट का पेमेंट करा, डिविडेंड का पेमेंट करा। ये सारी सिचुएशन कल आपको मैंने एक और बात बताया था फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के से रिलेटेड। वैसी कंपनी जिसका मेन सोर्स क्या है, फाइनेंस प्रोवाइड करना है, जैसे मान लीजिए बैंकिंग कंपनी, बैंक का मेन काम ही है लोन लेना लोन देना, ठीक है? तो उस केस में लोन लेना लोन देना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, ये सारा किसका पार्ट हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा उस कंडीशन में बैंकिंग कंपनी के लिए। नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए जो किसी भी तरह का कैश का इनफ्लो है आउटफ्लो एज पर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस के कारण से किसी भी तरह का कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, तो वो आपका किस में आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। किसके लिए? तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, ठीक है? सर अब एक बात कंफ्यूजन है, सर इंटरेस्ट पेड आप फाइनेंसिंग में लिखे हैं, डिविडेंड पेड आप फाइनेंसिंग में लिखे हैं, बट इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव आप इन्वेस्टिंग में लिखे हुए, इसके पीछे का क्या कारण है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फिक्स एसेट्स के चेंजेज होने के कारण से या फिर फिक्स एसेट्स की अवेलेबिलिटी के कारण से कोई भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, ठीक है? कोई आपको रेंट क्यों देगा? क्योंकि आपके पास फिक्स ऐसे आपके पास बिल्डिंग होगा तभी आपको रेंट देगा। कोई आपको इंटरेस्ट क्यों देगा? क्योंकि आपने किसी को लोन दिया होगा, लोन देना आपके लिए क्या है? एसेट्स है। कोई आपको डिविडेंड क्यों देगा? क्योंकि आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। जब आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, किसी को आप लोन देते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, कोई आपको रेंट इसलिए देता है क्योंकि आपके पास बिल्डिंग है। तो ये सारा का सारा आपका फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट के कारण से कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो इसलिए वो आपका किसका पार्ट हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। बट आप किसी को इंटरेस्ट देते हैं, आप किसी को लोन, आप किसी को इंटरेस्ट देते हैं, आप किसी को डिविडेंड देते हैं, क्यों देंगे? तो आपने लोन लिया होगा, तो लोन लेना हमारा किसका पार्ट है? तो डेप्ट का पार्ट है। अगर वो डेप्ट का पार्ट होगा तो पक्का है कि हमें पेमेंट करना है, इसलिए वो आपका किसका पार्ट हो जाएगा? कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यहां तक कहीं किसी भी लोग को दिक्कत है तो पूछ लो, पक्का? एक क्विक रिवीजन देख लो, मैंने तीनों बात लिख रखा हुआ है। तो आपने क्या देखा होगा सर कि कैश, पहला आपने क्या देखा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो में क्या क्या आ जाएगा? सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ इन्वेंटरीज कहिए, अदर ऑपरेटिंग इनकम कहिए, रिसिप्ट फ्रॉम सर्विसेज कहिए या सर्विस रेंडर्ड कहिए, ठीक है? रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स अगर आपको पैसे दे देगा तो वो भी इसी में इंक्लूड होगा। अगर हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि परचेज ऑफ गुड्स हो जाए, सेल ऑफ क्रेडिटर्स हो जाए, पेमेंट ऑफ रेंट, रेंट का अगर हमने पेमेंट किया हुआ है या फिर किसी भी तरह का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया हुआ है या फिर किसी भी तरह का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट करा हुआ है तो वो आपका किस में आ जाएगा? कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कोई इश्यू यहां तक? दिक्कत है? नहीं। चले नेक्स्ट आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आता है आपका कौन सा? इनफ्लो, बस एक ही लेना, ठीक है? कैश इनफ्लो में आपका क्या आ जाएगा? सेल प्रोसीड ऑफ फिक्स एसेट्स हो जाए, सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स एसेट्स हो जाए, सेल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो जाए, सेल प्रोसीड्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स हो जाए, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव्ड। कैश आउटफ्लो में परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। कोई इशू, कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं। लास्ट
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो उसको कहते हैं। जैसे इनफ्लो में आपका आ जाएगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर, लोन रेज्ड। आउटफ्लो में हम लोग देखते क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लोन का रिपेमेंट कर दे, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दे या डिविडेंड का पेमेंट कर दे, वो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। याद रखिएगा जहां भी इनफ्लो होगा तो आपको कैश ऐड करना है और जहां भी कैश आउटफ्लो होगा तो आपको कैश लेस करना है। श्योर। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आइएगा अभी तक का। प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS। प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलिए या फिर CFS। इसमें दो मेथड है, समझ में आ रहा है। पहला आपका कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। दूसरा आपका कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, पक्का ना। कितने मेथड बताओ, डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड, और यही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तुम बताओ एक बेसिक सा बात बताना कि अब बचपन में याद करो थोड़ा, बचपन में क्या, अभी रिसेंट ही आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ट्रेडिंग पर, ये आपने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, बचपन वाला, कंपनी वाली नहीं, ट्रेडिंग बिजनेस का हम लोग चल, सबसे पहले आप क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते, ट्रेडिंग अकाउंट से फिर क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आप बैलेंस शीट। जितना भी तरह का कैश का इनफ्लो है, कैश का आउटफ्लो है, अगर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेना है, ऑपरेटिंग कहाँ आता है, ऑब्वियसली बात है कि या तो ट्रेडिंग में आएगा तो FPL में आएगा। आपने देखा क्या होगा, जैसे ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, पक्का ना। इधर आप क्या लिखेंगे बताइए तो, बाय सेल्स लिखते थे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे, ठीक है। और इधर आपका आता था क्या, टू ग्रॉस प्रॉफिट, कौन सा फिगर, बैलेंसिंग फिगर। इधर आपका बैलेंस शीट ये आपका कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। हाँ या ना, ये GP यहाँ पे आता था, बाय ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखे, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखे, हाँ या ना। फिर से बाय ऑपरेटिंग इनकम लिखे अगर कुछ है तो, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे, हाँ या ना। टू नॉन टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे, और आपके यहाँ पे क्या आता था, टू
नेट प्रॉफिट आता था आपका यहाँ पे दोनों तरफ बराबर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? इसी मेथड में आपको बनाना क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए इसमें करना क्या। चेंज कर ले, कौन सा कलर ले लें बोलो मैं? ग्रीन ले लें, ग्रीन येलो ले लें, येलो दिखेगा। दो मेथड आपके सामने मैंने लिख रखा हुआ है, देखिए इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इसके नीचे भी बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। बैलेंस शीट का जो एसेट्स वाला पोर्शन है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को ड्रॉप कर देते हैं, तो बैलेंस शीट में जो एसेट्स वाला पोर्शन है, ठीक है, वो कहाँ पे लिखाता है? वो आपका फिक्स एसेट्स है तो पक्का है कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। जो लायबिलिटी वाला पोर्शन है वो किस में चला जाएगा? आपका फाइनेंसिंग में, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग और पीएल का जो आइटम है वो पक्का है कि किस में जाएगा? आपका ऑपरेटिंग। इतना बात समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट का जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है वो या तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा या तो फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, अदर देन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी, ठीक है। मतलब करेंट एसेट करंट लायबिलिटी को छोड़ करके बाद बाकी बैलेंस शीट का जितना भी आइटम होगा वो या तो किस में लिखाएगा? इन्वेस्टिंग में या तो फाइनेंसिंग। बट ट्रेडिंग और पीएल का जो आइटम है, ट्रेडिंग और पीएल का जो आइटम है वो ऑपरेटिंग में जाएगा। हमें बनाना क्या है पहले बताओ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कैश फ्लो। मतलब हम लोग किसी भी तरह का नॉन कैश आइटम को नहीं लेंगे, पक्का ना? हमें बनाना क्या बताओ? कैश फ्लो बनाना है तो नॉन कैश को नहीं लेना, ठीक है। दूसरा हमें बोलना क्या, हमें और क्या बोलता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, मतलब हमें नॉन ऑपरेटिंग भी नहीं लेना है। अच्छा, एकदम क्लियर बात समझ में आ रहा है ना? हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो उस केस में हमें कैश नॉन कैश नहीं लेना है और नॉन ऑपरेटिंग नहीं लेना है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग सेल्स लेंगे, सेल्स में परचेज कौन सा सेल? कैश सेल। जो भी कैश सेल होगा उसमें से परचेज माइनस कर देंगे, ठीक है। जो भी आएगा उसमें से अगर हम लोग नॉन ऑपरेटिंग कैश इनकम जोड़ दें और नॉन ऑपरेटिंग कैश इनकम घटा दे, सॉरी फिर से बोल रहा हूं, हमें बनाना क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमारे पास दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। इतना तो बात समझ में आ गया कि ट्रेडिंग और पीएल का आइटम ऑपरेटिंग में जाएगा। जो भी हमारे पास कैश फ्लो है, जो भी हमारे पास कैश का फ्लो है, इनफ्लो या आउटफ्लो ऑपरेटिंग के पार्ट में, या तो इसमें क्या होगा? ऑपरेटिंग होगा या तो नॉन ऑपरेटिंग होगा। नॉन ऑपरेटिंग समझते हैं क्या होता है? वैसा इनकम जो हमारा मेन सोर्स ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जिस काम के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं उससे हमें इनकम जनरेट हो रहा है, तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाता है। हमें चाहिए कैश चाहिए और हमें चाहिए क्या? ऑपरेटिंग चाहिए। अगर हम सेल्स में से, कैश सेल में से अगर हम लोग किससे बताओ, अगर हम लोग सेल्स में से, किस में से? सेल्स में से, कैश सेल में से कैश परचेज माइनस कर दें, ये भी तो ऑपरेटिंग ही है ना। जो आएगा उसमें अगर हम लोग ऑपरेटिंग इनकम, कौन सा इनकम? ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दें, और जो आएगा उसमें से अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दें, तो हमारे पास क्या आ जाए? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट ये तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है क्या? क्योंकि ऑपरेटिंग का नंबर्स तो बहुत ज्यादा होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नंबर्स बहुत ज्यादा होगा, पीएल स्टेट में बहुत ज्यादा नंबर्स होगा, ऑपरेटिंग इनकम का भी नंबर बहुत ज्यादा होगा। इसका एक तरीका और ये भी है क्या, देखो इसी ग्रॉस प्रॉफिट में, किसमें? इसी ग्रॉस प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ा, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम जोड़ा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाया, तो मेरे पास क्या है? नेट प्रॉफिट आया। मतलब इस दोनों के समेशन में से
इस दोनों को लेस करने के बाद ही ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट आया है। इतना बात समझ में आ रहा है ना? अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में, किसमें, नेट प्रॉफिट में अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर दें, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी एडजस्ट कर दें, तो बचेगा मेरा ऑपरेटिंग ही ना, हाँ या ना? एकदम सिंपल सुनना, ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट, हाँ या ना? यही ना बात है। मतलब आपने क्या देखा होगा बताओ, ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, हाँ या ना? पक्का? माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, हाँ या ना? कंफर्म? क्या क्या बताओ, ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। अगर हम लोग सारे ऑपरेटिंग वाले को एक साथ रहने देते हैं, ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, हाँ या ना? सॉरी, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना? तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो आप क्या करेंगे, उस तरह लेके चलेंगे तो क्या करना होगा आपको बताओ? ठीक है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसको लेके इधर चले जाएंगे तो माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, इसको भी इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको जरा ध्यान देखना सर, मतलब कैश इन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुआ। मतलब कैश फ्लो, मतलब मैंने आपको तुरंत बताया कि जो भी इनफ्लो है जो भी आउटफ्लो, उस दोनों को लेस कर देंगे। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल टू नेट फ्लो, तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल्स टू क्या, नेट फ्लो। तो ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट फ्लो, नेट फ्लो तो यही है ना, हाँ या ना? ठीक है, तो नेट फ्लो इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, अभी बताइए। नेट प्रॉफिट में आपने क्या जोड़ा, क्या घटाया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम घटाया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ा, तो आपके पास क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कौन सा मेथड हुआ, ये हुआ इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड हुआ, इनडायरेक्ट मेथड होगा। जिनके पास दिमाग नहीं वो सुन लो, नेट प्रॉफिट में आपको नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्ट कर देंगे तो मेरे पास ऑपरेटिंग ही बचे, ऑपरेटिंग। फिर से वो सुन लो, नेट प्रॉफिट में, किसमें, नेट प्रॉफिट में अगर हम लोग नॉन कैश और अरे बोलो, नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, ऑपरेटिंग ही बचेगा। और हमें चाहिए क्या, ऑपरेटिंग ही चाहिए। इतना बात दिमाग में जा रहा है? पक्का ना? सब कुछ ठीक ठाक है ना? मैंने सिंपल सी बात है कि एक इसके पहले वाली शीट पे आप देख रहे होगे, आपने देखा होगा ग्रॉस प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस ऑपरेटिंग इनकम ये माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट। ठीक है,
अब हम लोग रिवर्स चलते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इस दोनों को जोड़ करके इस दोनों को घटा दे तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आया। अगर नेट प्रॉफिट में जो जोड़ा है, नेट प्रॉफिट में जो 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 घटाया है उसको जोड़ देंगे और जो जोड़ा है उसको घटा देंगे तो मेरे पास इसी दोनों का ना समेशन से बचेगा ऑपरेटिंग वाले का। ठीक है, नेट प्रॉफिट में किसको एडजस्ट कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्ट करना, इस ऑब्जेक्टिव के साथ चलना। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में आपको क्या कर देना होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को घटाएंगे। पक्का? तुम लोग के दिमागी संतुलन अब हमको लगता है ठीक नहीं है, अब तुम लोग मन भर गया है। ठीक है, अब ज्यादा हो रहा है, इतना बात समझ में आ गया ना। हमारे पास कैश फ्लो कितना मेथड होता है, दो, कौन कौन सा। ठीक है, आपको कौन सा बनाना है, इनडायरेक्ट मेथड बनाना है, डायरेक्ट मेथड नहीं बनाना, क्योंकि डायरेक्ट मेथड दिखने में जितना आसान है प्रैक्टिकली वो उतना आसान है ही नहीं। कल का क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज आपको बेसिक समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, कल की क्लासेस इंपॉर्टेंट, कल आपको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट समझाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, थैंक यू।